मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। सन 1968 में जब महज 39 साल की उम्र में अश्वेत जनप्रिय नेता मार्टिन लूथर किंग की बर्बरतापूर्ण ढंग से हत्या कर दी गई, तब अमेरिका की निष्पक्षता सवालों के घेरे में आ गई और इस हत्या ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। ये हत्याकांड अब एक बार फिर विवादों के घेरे में है। दरअसल हाल ही में सामने आए एक गुप्त पत्र ने इस हत्या के पीछे एक गहरी साजिश की तरफ इशारा किया है। आखिर क्या थी ये साजिश? इसी पर आधारित है हमारा आज का एपिसोड, एक सपने की मौत। सन 60 का दशक अमेरिका के लिए एक काला अध्याय बनकर उभरा था। ये बात गौरतलब है कि इन्हीं दौरान दो जनप्रिय नेता प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक इन दोनों हत्याकांड में जांच की हमेशा से आलोचना होती रही और लोग समय समय पर सरकारी संस्था CIA और FBI की भूमिका पर संदेह की उंगली उठाते रहे। कहते हैं प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या की खबर मिलते ही अश्वेत नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी पत्नी से यही कहा था कि देखना, मेरी भी हत्या हो सकती है। पूरी की पूरी अमेरिकी सोसाइटी सड़ चुकी है। मीडिया के मुताबिक हाल ही में प्रकाश में आया मार्टिन के नाम FBI के एक पत्र ने इस विवाद को फिर से हवा दे दी है कि इस अश्वेत नेता की हत्या के पीछे किसी संस्था का हाथ था। अत्यंत विवादित इस पत्र में FBI ने मार्टिन को एक अमेरिकी कलंक बताते हुए उसे आत्महत्या करने की सलाह दी थी। ये बात गौरतलब है कि इस पत्र के साथ मार्टिन को कुछ ऐसे ऑडियो टेप्स भेजे गए थे जो कि उनके एवं अन्य महिलाओं के बीच हुए अंतरंग टेलीफोन बातचीत की गुप्त रिकॉर्डिंग थी। उन्नीस 1950 के दशक में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में अश्वेत नेता के रूप में उभरे थे। वो महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। अमेरिका में चलने वाले नस्लीय भेदभाव के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया जिसमें वो सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे और यही वजह थी कि वे कुछ श्वेत गिरोहों और राजनेताओं की आंखों में खटकने लगे थे। मार्टिन लूथर किंग अफ्रो अमेरिकी समुदाय के एक जनप्रिय नेता के रूप में उभरे थे। गोरों एवं कालों के बीच नस्लीय भेदभाव को लेकर मार्टिन अपने बचपन से ही व्यथित थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक 18 साल की उम्र में मार्टिन ने चर्च से संबंधित धार्मिक गतिविधियों में अपने आप को लिप्त कर लिया था। उन्हें लग रहा था कि ईश्वर के मार्ग पर चलकर ही नस्लीय भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। 1950 के दशक के आते आते वयोवृद्ध अफ्रो अमेरिकी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बेयर्ड रस्टिन के संग उन्होंने अहिंसा की राह पकड़ ली। मार्टिन ने उस समय तक गांधी जी का नाम सुना भर था। अप्रैल 1959 के दौरान भारत के एक सफर ने उन्हें बदल कर रख दिया। भारत में अपनी आखिरी रात के दौरान मार्टिन ने यह बयान दिया कि मैं अब अच्छी तरह से समझ चुका हूं कि केवल मात्र अहिंसा के रास्ते से ही दुनिया भर के दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाया जा सकता है। मार्टिन मानते थे कि महज अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए अमेरिकी राजनीतिक दल रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेट्स ने अफ्रो अमेरिकी समुदाय के साथ छल करती आई है। अफ्रीकी समुदाय की दुर्दशा एवं कमजोर अर्थनैतिक हालत को देखकर उन्होंने एक $50 बिलियन के आर्थिक पैकेज की मांग कर डाली, जो एक जनप्रिय घोषणा साबित हुई। मार्टिन एवं 6 अन्य सिविल राइट्स संगठनों ने मिलकर 28 अगस्त 1963 के दिन वॉशिंगटन मार्च का आयोजन किया। ये बात गौरतलब है कि इस मार्च को परोक्ष रूप से प्रेसिडेंट कैनेडी का समर्थन प्राप्त था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक इसी मार्च के दौरान मार्टिन ने लिंकन मेमोरियल के सामने 17 मिनट का विश्व प्रसिद्ध भाषण आई हैव ड्रीम को दिया।
मार्टिन के खुले तौर पर वियतनाम युद्ध विरोधी रवैये ने उन्हें कई लोगों का दुश्मन बना दिया था। मार्टिन का कहना था कि अमेरिकी सरकार को अपनी विस्तारवादी युद्ध नीतियों को बंद करके देश में चल रहे सामाजिक उत्थान की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है इसके बाद उन पर यह संदेह होने लगा कि वे दरअसल एक कम्युनिस्ट हैं। उस दौरान मार्टिन का कहना था कि समूचे प्रेस को सरकारी निर्देश से मेरे खिलाफ कर दिया गया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि मार्टिन लूथर युद्ध विरोधी रवैये से अपने उद्देश्य को गंवा चुके हैं और देश एवं देशवासियों के लिए अपनी उपयोगिता खत्म कर चुके हैं। 1968 के आते आते मार्टिन तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट लिंडन जॉन के खिलाफ वियतनाम युद्ध को लेकर अपना मोर्चा खोल दिया और घोषणा कर दी कि वे अमेरिकी युद्ध नीति के खिलाफ मोर्चाबंदी करने जा रहे हैं। दस्तावेजों के मुताबिक 29 मार्च 1968 के दिन मार्टिन मेम्फिस शहर पहुंचे, जहां पर नगर निगम के कर्मचारी बेहतर वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। 4 अप्रैल 1968 के दिन शाम 6:01 पर उन्हें किसी ने गोली मार दी, जब वे अपने होटल की बालकनी में खड़े थे। मीडिया के मुताबिक एक इमरजेंसी सर्जरी के बाद सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में शाम 7:05 पर मार्टिन ने अपना दम तोड़ दिया। मार्टिन की हत्या से समूचा अमेरिका अवाक रह गया था। एक सपने की मौत हो चुकी थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मौत हो चुकी थी और साथ ही उस सपने की भी मौत हो गई थी जो देश में फैले नस्लीय भेदभाव को मिटाना चाहता था। कुछ तो है मैं अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको रूबरू करवाएंगे इस हत्या से जुड़े कुछ और रहस्यों से। कुछ तो है मैं आज आप देख रहे हैं एक सपने की मौत। मार्टिन लूथर किंग की मौत ने अमेरिका को आग में झोंक दिया था। तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने अटॉर्नी जनरल रामसे क्लर्क को इस हत्या की जांच के आदेश तो दिए ही थे, साथ ही 7 अप्रैल 1968 को राष्ट्रीय शोक दिवस भी घोषित कर दिया था। तत्कालीन FBI डायरेक्टर एडगर हूवर ने इस हत्याकांड की गुत्थी को जल्द सुलझाने का दावा भी किया था। The evidence at this time indicates that it was the act of a single individual. डेमोक्रेसी का दंभ भरने वाला अमेरिका इतिहास यही कहता है कि इस देश के अंदर मानविक मूल्यों एवं बराबरी की लड़ाई करने वालों की किस्मत में हमेशा से हत्या और षड्यंत्र की काली दास्तान ही लिखी रहती है। मार्टिन लूथर किंग की हत्या हो जाने के बाद समूचे अमेरिका में नस्लीय दंगे भड़क उठे थे। वॉशिंगटन, शिकागो, बाल्टीमोर, कैंसस सिटी सहित तकरीबन 1 दर्जन स्थानों में सेना को उतारना पड़ा था। तत्कालीन लिंडन बी जॉनसन की सरकार के ऊपर इस हत्याकांड को सुलझा लेने का दबाव बन चुका था। प्रेसिडेंट के निर्देश पर FBI के निदेशक जे एडगर हूवर ने जल्द ही इस केस को सुलझा लेने का दावा कर लिया। आज कई अमेरिकी लोगों का मानना है कि FBI आखिर दावा क्यों न करता, क्योंकि ये सारा माजरा इसी संस्था का किया धरा था। 1975 में अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा गठित चर्च कमेटी के इन्वेस्टिगेशन में यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि तत्कालीन FBI के निदेशक जे एडगर हूवर के निर्देश से मार्टिन के ऊपर सर्विलांस और फोन टैपिंग के निर्देश जारी किए गए थे। जे एडगर हूवर मार्टिन के बढ़ती ताकत को खत्म करना चाहते थे। दस्तावेजों के मुताबिक दिसंबर 1963 से शुरू हुआ यह सर्विलांस प्रोग्राम 1968 यानी मार्टिन के हत्या वाले दिन तक चला था। दस्तावेजों के मुताबिक FBI के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी
एनएसए ने भी एक गुप्त सर्विलांस प्रोग्राम मिनरेट के तहत मार्टिन एवं अन्य अश्वेत नेताओं के बीच चल रहे संवादों को रिकॉर्ड कर रही थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के तकरीबन 2 महीने बाद जेम्स अर्ल रे नाम के एक शख्स को हीथ्रो हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया, जो एक फर्जी कैनेडियन पासपोर्ट के जरिए रोडेशिया भागने की फिराक में था। एफबीआई के मुताबिक जेम्स ही मार्टिन का हत्यारा था। आज भले ही मार्टिन के हत्या से संबंधित कई गुप्त दस्तावेज मीडिया के पास मौजूद हो, लेकिन उस दौरान अमेरिका में चल रहे नस्लीय दंगों को रोकने का बस एक ही जरिया था, और वो था कातिल का पकड़ा जाना। मार्टिन की हत्या हो जाने के 2 महीने बाद जेम्स अर्ल रे नामक एक श्वेत व्यक्ति लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में गिरफ्तार हुआ। रे के ऊपर ये आरोप था कि वो एक फर्जी कैनेडियन पासपोर्ट के जरिए रोडेशिया भागने के फिराक में था। 10 मार्च 1969 के दिन रे ने यह स्वीकार किया कि वो ही मार्टिन का कातिल था। हालांकि इस बयान के महज 3 दिन बाद ही उसने फिर से अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। रिकॉर्ड्स के मुताबिक अपने वकील पर्से फोरमैन के सलाह पर जेम्स ने इस मुकदमे के ट्रायल शुरू होने से पहले ही खुद को हत्यारा होना स्वीकार कर लिया, जिससे कि वो मौत की सजा से बच सके। कोर्ट ने रे को 99 साल की कैद की सजा सुनाई। अपनी सजा के बाद जेम्स अर्ल रे ने यह खुलासा किया कि उसे दरअसल एक साजिश के तहत फंसाया गया है और वो बेकसूर है। दरअसल इस पूरे प्रकरण के बाद एक ऐसे षड्यंत्र का खुलासा हुआ जिसने मार्टिन लूथर किंग की हत्या के और रहस्य खोले। आखिर क्या है वो रहस्य, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं एक सपने की मौत। 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बिवर्ली गेज ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको चौंका दिया। बिवर्ली गेज के मुताबिक उन्हें अपनी रिसर्च के दौरान एफबीआई का एक ऐसा पत्र मिला जिसमें लिखा था कि एक एजेंट ने मार्टिन लूथर किंग को दरअसल आत्महत्या के लिए उकसाया था। दरअसल मार्टिन लूथर किंग के हत्याकांड से जुड़े कई रहस्य अभी भी सरकारी आर्काइव में सुरक्षित हैं। एक स्पेशल ऑर्डर के तहत एफबीआई के द्वारा इकट्ठे किए गए दस्तावेज और मार्टिन के फोन रिकॉर्डिंग्स को सन 2027 तक रिलीज नहीं किया जा सकता। सन 2014 में ही प्रोफेसर एवं लेखक बिवर्ली गेज ने तत्कालीन एफबीआई निदेशक जे एडगर हूवर के ऊपर जीवनी लिखने के दौरान पुराने दस्तावेजों में एक ऐसा पत्र ढूंढ निकाला जिसमें मार्टिन को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था। इस पत्र से यह साफ तौर पर समझ में आ जाता है कि मार्टिन के जान के पीछे ये सरकारी संस्था हाथ धोकर पड़ी थी। ये बात गौरतलब है कि मार्टिन की हत्या में प्रयुक्त होने वाले रेमिंगटन गेम मास्टर टेलीस्कोपिक राइफल के ऊपर हुए 2 बार बैलिस्टिक टेस्ट रिपोर्ट से कुछ भी नहीं साफ हो सका है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक असली गोली कहीं और से चली थी। रे के द्वारा चलाई गई गोली मार्टिन को नहीं लगी थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मानने वाले लोगों के मुताबिक जेम्स अर्ल रे को दबाव डालकर हत्यारा बनाया गया था। उसे मौत का डर दिखाकर जुर्म कबूल करवा लिया गया था ताकि समय रहते अमेरिका में चल रहे दंगों पर काबू पाया जा सके। मार्टिन लूथर किंग की हत्या प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या की तरह ही पेचीदा है। इन दोनों हत्याकांडों में अभियुक्तों को फंसाने की बात सामने आई। मार्टिन लूथर किंग की हत्या में भी किसी सरकारी संस्था के शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल उस वक्त अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग एक सत्ता परिवर्तन की कगार पर थे। दस्तावेजों के मुताबिक मार्टिन के कम्युनिस्ट संगठन से नजदीकियों के चलते उन्हें
मर्कांतिल प्रो नामक एक प्रोग्राम के तहत शिकार बनाया गया था। ये बात गौरतलब है कि वियतनाम युद्ध की खुले तौर पर विरोध का मतलब उस वक्त एक देशद्रोही होना माना जाता था। हालांकि कानून की नजर में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सैनिक एवं गुप्तचर संस्था ने चुन चुनकर उन लोगों को निशाना बनाया था जो कि इस युद्ध के विरोध में थे। सन 2004 के दौरान मार्टिन के साथ रहने वाले जैसी जैक्सन ने यह बयान दिया था कि उस समय हमारे संगठन में कई ऐसे लोग थे जिन्हें अमेरिकी सरकार पैसा दे रही थी ताकि मूवमेंट को खत्म किया जा सके। जेम्स अर्ल रे के पास न तो कोई सपोर्ट था और न ही कोई पैसा कि जिसके चलते वो मार्टिन की हत्या कर सके। ये बात गौरतलब है कि अपने कारावास में रहने के दौरान जेम्स अर्ल रे एक बार जेल से भाग निकला था, लेकिन उसे फिर पकड़ लिया गया था। अपने जीवन काल में जेम्स बार बार यही कहता रहा कि उसे मार्टिन के हत्याकांड में फंसाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्ड विल्सन नामक एक व्यक्ति ने यह दावा किया था कि उसके दिवंगत पिता हेनरी क्ले विल्सन ही असल में मार्टिन के हत्यारे थे, क्योंकि वो अश्वेत लोगों के खिलाफ थे और नहीं चाहते थे कि अमेरिका में कम्युनिज्म आ जाए। रोनाल्ड के मुताबिक उसके पिता कू क्लक्स क्लान नामक एक ऐसे संगठन के मेंबर थे जो कि अमेरिकी सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया जा चुका था। मार्टिन लूथर किंग को किसके इशारे पर मारा गया, ये तथ्य तो अब शायद ही बाहर आ पाए, लेकिन इतना तो तय है कि ऐसी शख्सियत को मारने के पीछे कोई बड़ी ताकत ही काम कर रही थी। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मार्टिन लूथर किंग ने जीते जी जिस नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए आंदोलन शुरू किया था, उनकी मौत ने उसे और मजबूती दी थी। मार्टिन की हत्या के पीछे जुड़े सही गुनहगार को सजा मिल सकी या नहीं, ये तो एक रहस्य है, लेकिन इतना जरूर है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर पूरी दुनिया के लिए समानता और एकता की एक प्रेरणा बन गए। कुछ तो है में आज बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।